बस बस ठीक। दीपक, गुड इवनिंग बेटा। राजेश, गुड इवनिंग बेटा सबको। नम्रता, भास्कर, सत्य प्रभात, सत्य प्रभात। अच्छा, अच्छे से ही पढ़ाएंगे। शिवांगी, गुड इवनिंग बेटा। ओमकार, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, सत्य प्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा नया चैप्टर है बेटा, बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है बेटा। देखो, इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में दो अवधारणाएं हैं बेटा। चलो, ये जल्दी जल्दी फिनिश नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन करा देंगे बेटा, एमसीक्यू। होल क्वेश्चन, होल चैप्टर से करा देंगे। चलो, बहुत सारे बच्चे थियरी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मूमल, गुड इवनिंग बेटा, बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे थियरी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनको केवल ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए था। चलो, देखो, कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में देखो बेटा, दो अवधारणाएं थी। एक प्राचीन अवधारणा, उस समय लोगों का ये मानना था जो कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट कहा जाता है बेटा H2O को। हाइड्रेट किसे कहा जाता है? H2O को। तो कार्बन के हाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है? कार्बन हाइड्रेट। ऐसा पहले कहा जाता था बेटा। अब इसका सामान्य सूत्र, जो उस समय जिस बेसिस पे लोग कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर रहे थे, वो फार्मूला ये है बेटा। बेटा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसका तो हम एमसीक्यू कराएंगे ही साथ साथ। उसके बाद जैसे ही पूरा चैप्टर फिनिश होगा, तो केवल एमसीक्यू क्वेश्चन चलेंगे एक तरफ से पूरे चैप्टर के। चलो, देखो, तो जिस फार्मूले के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन किया जा रहा था बेटा, वो फार्मूला था CxH2O, CxH2OY। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास है C6H2O6। अब बता दो, देखो कार्बन कितना है? 6 है। H 6 2 जा 12 है। O कितना है? 6। इसका मतलब निकला ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा था, तो उन लोगों का कहना था कि ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो उस समय यह धारणा थी कि जो भी कंपाउंड इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा, वह क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसा कि ग्लूकोज के साथ था। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन उस समय बेटा कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद। तो अपवाद वाला थोड़ा याद रखेंगे बेटा। जैसे पहला अपवाद आया एसिटिक एसिड का बेटा, नाम याद रखिएगा, एसिटिक एसिड। देखो, एसिटिक एसिड जो है, जब इस फार्मूले पे रखा गया, तो देखो यक्स के जगह 2H2O2, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं था, इस फार्मूले को तो सेटिस्फाई कर रहा था बेटा। ठीक है। देखो C2H4, तो देखो H4 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई करने के बावजूद भी बेटा ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा था बेटा।
नहीं बेटा, इसके बाद एक पॉलीमर वाला भी होगा, बहुलक। चलो, उसके बाद देखिए इस सूत्र को संतुष्ट करता था, जो कि एक अपवाद था। दूसरा एक और था बेटा, रेमनोज, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। खासकर जो एक्सेप्शन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। जैसे हमारे पास रेमनोज है, इसका फार्मूला C6H12O5 है बेटा। अब अगर इस फार्मूले पे रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जबकि रेमनोज वास्तव में एक कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। और एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं था, फिर भी इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा था। तो इससे ये प्रूव हुआ कि नहीं, ये जो फार्मूला दिया गया है ये पूरी तरह सही नहीं है। तो देखो बेटा, ये हमारा प्राचीन अवधारणा था, मतलब पहले की बातें थी जब लोग कार्बोहाइड्रेट को इस फार्मूले से एक्सप्लेन करते थे। ठीक है आयुष, बस बेटा जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, केवल एक्सप्लेन किए हैं पहला ही पॉइंट। अब देखो, तो उसके बाद क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को अब नए तरीके से डिफाइन किया गया बेटा। वो नया तरीका क्या था, तो देखो कार्बोहाइड्रेट को नए परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया जाता है। वह परिभाषा क्या है, तो देखो देवानंद, ठीक है बेटा, होगा एमसीक्यू। जो चैप्टर फिनिश हो गए हैं तो उसका एमसीक्यू होगा बेटा। चलो, वो क्या था बेटा, सभी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन अथवा वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं तथा जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये नया डिफिनीशन दिया गया था बेटा कार्बोहाइड्रेट का। इसका मतलब क्या है, तो मतलब अभी आपको समझा दे। कार्बोहाइड्रेट के लिए इन लोगों ने कुछ कंडीशन रखा। कहा कि कार्बोहाइड्रेट वह होगा जिसमें पहला नंबर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। पहली बात उन्होंने क्या कहा कि एक कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा पॉलीहाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी का मतलब होता है बेटा OH, तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होना चाहिए, बहुत सारे OH ग्रुप होना चाहिए बेटा, कायरल कार्बन, बहुत सारे OH ग्रुप। उसके बाद कह रहा है एल्डिहाइड और या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन, दोनों में से एक जरूर फंक्शनल ग्रुप हो। तो कार्बन के साथ पॉलीहाइड्रॉक्सी है, ये है, या तो एल्डिहाइड हो जाए। एल्डिहाइड का मतलब जैसे डबल बॉन्ड O लगा दिए, H लगा दिए, देखो CHO एल्डिहाइड हो गया। या तो एल्डिहाइड हो या तो क्या होना चाहिए बेटा, कीटोन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन रहेगा तब तो वो क्या बोला जाएगा बेटा, उसको बोलेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कायरल कार्बन हो, बहुत सारे OH ग्रुप हो और कम से कम एक फंक्शनल, दो फंक्शनल ग्रुप है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। इनमें से अगर रहेगा तो वो क्या बोला जाएगा बेटा, उसी को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये नया धारणा था बेटा। आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। शर्करा, ठीक है, शर्करा जिसको हम बोलते हैं बेटा सैकेराइड। याद रखिएगा, सैकेराइड को ही क्या कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है बेटा। जो शुगर, जो चीनी हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेटा शर्करा या सैकेराइड। अब देखो, ये सैकेराइड जो है, यानी जो शर्करा है या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं बेटा, जिसका हम डिस्कस कर रहे थे। देखो, ये एक स्ट्रेट चेन में कार्बन हमारे पास है, देखो ये पूरा कार्बन है, और इस कार्बन के साथ देखो क्या लगा है, ये कीटोनिक ग्रुप लगा है। देखो कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों साइड कार्बन से जुड़ा है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। बहुत सारे OH ग्रुप हो गए। ठीक है, ये देखो कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, देखो इसके साथ एक H है, OH है, C है, मतलब अलग अलग ग्रुप लगे होने की वजह से क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। इस वजह से बेटा ये क्या होगा, इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, क्या है, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप है,
बहुत सारे OH ग्रुप हैं और कायरल कार्बन भी है। आगे देखते हैं बेटा, इसमें देखो यहां दिखाया गया कि OH यही पॉलीहाइड्रॉक्सी ग्रुप दोनों साइड है। ये देखो कीटोन है और ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो इसी को बताया गया है कि या तो कीटोन हो या तो एल्डिहाइड हो और बहुत सारे OH ग्रुप होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को बोलेंगे शर्करा या सैकेराइड, और यही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब यहां से कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा, इसमें से कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बेटा। वो शार्ट में लिखा गया है कि प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रॉक्सी, जिसको अभी हम बता रहे थे OH, एल्डिहाइड या कीटोन या वे यौगिक जो जल अपघटन पर ऐसे इकाई देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां सब तो पुराना डिफिनीशन रहा। अब नया आपको इसमें से क्या देखना है बेटा, तो वो अब आप लोग देख लो इससे कि ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ऑप्शन में मिलेंगे। हम यहाँ ट्रिक कर दे रहे हैं। जैसे देखो यहां से कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। कुछ प्रश्न पूछ देगा कि इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है बेटा। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं जिन्हें हम शर्करा कहेंगे बेटा, या शर्करा या शुगर या जिसको आप चीनी बोलते हो, शर्करा कहलाते हैं। जो स्वाद में मीठे होंगे शर्करा कहलाएंगे। आगे कहा बेटा सुक्रोस, ये नाम याद रखिएगा। सुक्रोस एक ऐसा मुख्य शुगर है जिसे हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। किस शुगर का प्रयोग, किस शर्करा का प्रयोग हम अपने घरों में ज्यादा करते हैं बेटा, तो वो है सुक्रोस, ये नाम याद रखिएगा। आगे कहा है दूध में जो शुगर पाया जाता है वो है लैक्टोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है बेटा, तो नाम याद रखेंगे लैक्टोज। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाएगा, तो बताएंगे लैक्टोज। चलो यहां से ये कुछ पॉइंट हुए। आगे देखो, यहां से देखो अब कार्बोहाइड्रेट पाए कहां कहां जाते हैं, तो देख लो जैसे शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता, तरबूज, आम हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया। इन सब जगहों पे बेटा क्या पाया जा रहा है, ठीक है, देखो यहां हर जगह हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, देख लो। इसके बाद देखो अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इसका वर्गीकरण। क्वेश्चंस वगैरह जो मैक्सिमम आते हैं वो वर्गीकरण से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो वर्गीकरण में देखो बेटा, इसको मूल रूप से 3 पार्ट में वर्गीकरण किया गया है बेटा। इसका कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक होता है, पहला होता है बेटा, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, चलो देखो इसका जो वर्गीकरण है, पहला है बेटा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, देखो मोनोसेकेराइड बेटा, देखो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का देखो पहले क्लासिफिकेशन बता देते हैं। मोनोसेकेराइड और दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है बेटा पॉलीसेकेराइड। 3 है बेटा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। ये जो डाइसेकेराइड लिखा गया है, ओलिगोसेकेराइड ही डाइसेकेराइड होता है। ओलिगोसेकेराइड में बेटा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड सभी जो है ओलिगो में आ जाते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप हो गए बेटा, 3 टाइप, मोनो और ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। एक एक करके देखते हैं। तो देखो ये जो मोनोसेकेराइड है, जब इसको हम पानी में डालते हैं बेटा,
तो इसका जल अपघटन आसानी से होता नहीं है, बहुत कठिनता से जल अपघटन हो पाता है। और अगर जल अपघटन हो भी गया तो ये सिर्फ 1 यूनिट देता है बेटा, याद रखिएगा। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। तो ये जो है शर्करा की केवल 1 यूनिट देगा। जो भी मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनो का मतलब है 1 शर्करा का यूनिट ये पानी में डालोगे तो जल्दी तो पहले देगा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास के बाद 1 यूनिट ही दे सकता है। तो अब नाम याद रखिएगा कि मोनोसेकेराइड में है कौन कौन से। तो पहला है ग्लूकोज, उसके बाद फ्रक्टोज और इसके बाद ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज बेटा ये सभी मोनोसेकेराइड है, याद रखिएगा। ये सभी क्या है? मोनोसेकेराइड है। इसके बाद दूसरा है बेटा ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है। ऑलिगो में ही डाई को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, एलिगोसेकेराइड। तो देखो ओलिगोसेकेराइड है बेटा, ओलिगो, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 2 से लेके 10 यूनिट तक, 2 से लेके 10 यूनिट तक ये सेकेराइड जो है देता है। मतलब अगर पानी में डाल दोगे किसको? ऑलिगोसेकेराइड को, तो मिनिमम 2 यूनिट और मैक्सिमम 10 यूनिट तक ये क्या करेगा? देगा, ठीक है। तो 2 से लेके 10 इसका रेंज है बेटा। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें डाइसेकेराइड आता है, ट्राइसेकेराइड। डाई का मतलब 2 यूनिट, एक ऐसा सेकेराइड जिसको आप वाटर में डालो तो 2 यूनिट में वो टूटेगा, वो डाई होगा। डाई में कौन कौन से एग्जाम्पल है? सुक्रोस है, लैक्टोस है, माल्टोज है। याद रखिएगा, सुक्रोस, लैक्टोज, माल्टोज ये सभी क्या है बेटा? डाइसेकेराइड है। और डाई को क्या कहा जाता है? ये ऑलिगोसेकेराइड का पार्ट है बेटा। इसी तरह हमारे पास ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, ठीक है। ट्राइसेकेराइड का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है जो कि 3 इकाई देता है, रेफिनोज बेटा। ट्राइसेकेराइड का कौन सा एग्जांपल है? रेफिनोज, याद रखिएगा। और वैसे जनरली आपको मेन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड याद रखना होता है। रेखा कुमारी, देखो बेटा 2 से लेके 10 यूनिट तक देते हैं ये जो ऑलिगोसेकेराइड। मोनो तो 1 यूनिट देता है बेटा, और पॉलीसेकेराइड 10 यूनिट से ज्यादा तक देता है। 10 यूनिट से जो ज्यादा देगा वह क्या होगा? पॉलीसेकेराइड। देखो यहाँ लिखा भी गया, यहाँ 3 से 9 लिखा गया, मतलब ये 2 से 10 यूनिट तक शर्करा का अणु देगा बेटा। और 10 से अधिक देगा वो पाली होगा। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है बेटा। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये कैसे है बेटा? ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। रंजना, हाँ बेटा, ऑलिगोसेकेराइड में ही डाइसेकेराइड आता है। हम थोड़ा अलग कर दिए, अलग इसलिए कर दिए क्योंकि ये बड़ा खास है बेटा। देखो ऑलिगो में लिखे हैं, डाई वाला भी, ट्राई, टेट्रा जितने भी हैं सब एलिगो हैं। तो डाई वाले को हम अलग कर दिए हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पाली वाला याद रखो, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। और इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि देखो यहाँ पे एक हिंट में दिया गया है कि ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। जितने भी पॉलीसेकेराइड है बेटा ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें नॉन शुगर भी कहा जाता है। जितने पॉलीसेकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इस वजह से उन्हें नॉन शुगर भी कहा जाता है बेटा। तो ये रहा। वैसे हमारे हिसाब से ये जितना ये टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर बायोमोलिक्यूल से कुछ मिलता है तो इनमें से जरूर मिलेगा बेटा। दूसरी बात, यहाँ से ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थियरिकल है, थियरी है, इस वजह से कुछ याद भी करना पड़ेगा आप लोगों को। ज़्यादा 90% तो याद करना पड़ेगा, थियरी ज़्यादा है बेटा। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ मोनोसेकेराइड के बारे में लिखा गया है कि
ठीक है, अब उतना हम पढ़ेंगे नहीं, जो चीज हमने अभी आपको समझाया वही सब चीजें यहाँ लिखी गई हैं। अब यहां से देखो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है। हाँ, एक बात और नाम याद रखिए, ग्लूकोज को बेटा एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? एल्डोहेक्सोज। एल्डो मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है बेटा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको एल्डो कहा जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज में देखो कीटोन ग्रुप होता है, इस वजह से कीटो बोला जाता है। तो नाम ये भी याद रखें। देखो कुछ चीजें ऐसी है ना कि आप टेक्निक से याद कर लोगे। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए उसको एल्डो कहा जाता है। फ्रक्टोज है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है बेटा, तो कीटो बोला जाता है। तो देखो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, तो फ्रक्टोज हमारा कीटोहेक्सोज है। ठीक है, चलो तो यहां से ये एग्जाम्पल कुछ है मोनोसेकेराइड के। आगे देखते हैं, जैसे देखो यहां पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो मोनोसेकेराइड का भी एग्जाम्पल दिया गया था बेटा। देखो मोनोसेकेराइड में था ना ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज। तो थोड़ा सा देखो, देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज नहीं होगा बेटा। यहां से देखो ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, और ये आपका यहां पे यच नहीं होना चाहिए। अगर यहां से हम यच हटा देते हैं बेटा, यच को अगर हटा देंगे तो ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। मतलब देखो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो ग्लूकोज है, अगर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा तो फ्रक्टोज हो जाएगा बेटा। अभी स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे, अब प्योर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। एल्डिहाइड ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ये बेटा रेमिनोज शायद होता है, ये क्या होगा? शायद रेमिनोज है। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा सा क्लियर अभी कर लिया जाएगा। आगे देखो, यहां से ये लिखा गया बेटा जैसे हेक्सोज, हेक्सोज, हेक्सोज में देखो ये सभी मोनो है बेटा, मोनोसेकेराइड। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड के हैं। मोनोसेकेराइड में देखो जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। अब इन सबों का इन रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फार्मूला तो याद रखो। ग्लूकोज का भी फार्मूला होगा C6H12O6, और यही फार्मूला बेटा फ्रक्टोज का भी होगा, और यही फार्मूला उसका ग्लैक्टोज का भी होगा। तीनों का यही फार्मूला होगा, केवल स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे बेटा, फार्मूला एक ही होगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, बांड कैसे बने होते हैं, ये सब चीजें आप यहां से देख सकते हो। आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ एल्डोज वगैरह और कीटोज लिखा गया, जो कि अभी आपको समझाया कि वे मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइडी समूह होगा तो एल्डोज होगा, कीटोनी होगा तो उसको कीटोज कहेंगे, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है बेटा। बाकी यहाँ उनके एग्जाम्पल लिखे गए हैं। इसके बाद देखिए यहां से कुछ मोनोसेकेराइड दिया गया है। ठीक है, जैसे देखो मोनोसेकेराइड का ये फार्मूला है, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, जो कि एनर्जी सोर्स फॉर सेल। अब ग्लूकोज का यूज क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ उपयोग लिखा गया है कि जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज देखो ये ग्लूकोज है, एनर्जी सोर्स फॉर सेल। जो हमारे बॉडी में जो सेल होती है उनको एनर्जी, मतलब पूरे बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज ही तो बनता है। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखो इसका ये अभी आपको ये दिख नहीं पाएगा, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इजीली आप देख पाएंगे। ठीक है, ये फीसर और हैवर्ट प्रोजेक्शन है, जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें एक फीसर है और इसको हैवर्ट प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाया है। इसके बाद फ्रक्टोज है, जो कि शुगर इन फ्रूट, यानी फलों में जो शुगर शर्कराएं पाई जाती हैं वो यही होता है बेटा फ्रक्टोज। इसके बाद ये ग्लैक्टोज है, शुगर इन मिल्क,
लैक्टोज आपको बता रहे थे ना कि मिल्क में क्या पाया जाता है, तो यही पाया जाता है, शुगर इन मिल्क, यानी दूध में जो शुगर पाई जाती है वो यही है। और ये सभी क्या है बेटा, मोनोसेकेराइड है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डाइसेकेराइड। थोड़ा सा इस पे केयर करना बेटा, ठीक है। डाइसेकेराइड में हमारे पास पहला क्या था, माल्टोज। देखो माल्टोज, अब याद रखना माल्टोज किससे बना है बेटा, देखो माल्ट शुगर भी इसको कहा जाता है, माल्टोज इसी से माल्ट नाम पड़ा बेटा। अब माल्टोज बनता किससे है, तो देखो यहां दिखाया गया है कि माल्टोज किससे बन रहा है। देखो माल्टोज में देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 यूनिट ग्लूकोज लगी है बेटा, इसी से इसको तो डाइसेकेराइड करते हैं। प्रिया फिगर पूछेगा नहीं बेटा, कितना एमसीक्यू में फिगर पूछेगा। हा? अरे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है फिगर। देखो इसको ये माल्टोज क्या करता है, जब पानी में डालेंगे तो 2 यूनिट ग्लूकोज में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है बेटा, ठीक है, इससे ये डाइसेकेराइड है। तो ये याद रखिएगा, माल्टोज से जो दोनों यूनिट मिलते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज के दोनों यूनिट मिलते हैं माल्टोज से। इसके बाद है बेटा सुक्रोस। तो देखो सुक्रोस जैसे चुकंदर वगैरह में ये पाया जाता है बेटा, सुक्रोस जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, सुक्रोस में 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज मिलती है बेटा। यानी सुक्रोस किससे बना होगा, 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज। अगर सुक्रोस को पानी में डाल दिए बेटा तो 2 यूनिट देगा, और दोनों में से ठीक है 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज देगा। ये भी डायासेकेराइड हो गया बेटा, 2 यूनिट दे रहा है। इसके बाद है बेटा लैक्टोज। लैक्टोज को देखो मिल्क शुगर कहा जाता है, आपको बार बार बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मिल्क में कौन सा शर्करा पाई जाएगी, तो लैक्टोज। देखो यहाँ मिल्क बनाया भी है। अब देखो अगर लैक्टोज है तो इसको पानी में डालेंगे तो सीधी सी बात है डाइसेकेराइड है तो 2 यूनिट देगा। वो कौन से 2 यूनिट देगा, एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज। तो ये याद कर लीजिए कि माल्टोज दोनों यूनिट ग्लूकोज देगा, सुक्रोज 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज देगा। और इसी तरह लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट ग्लैक्टोज देगा। तो ये चीजें तैयार है बेटा। आगे देखो इसके बाद है, देखो यहां उसी को बताया है कि माल्टोज दोनों यूनिट ग्लूकोज दे रहा है, सुक्रोज दोनों 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, और लैक्टोज जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दे रहा है। इसके बाद देखो पॉलीसेकेराइड देखते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड ही तो ऑलिगोसेकेराइड था। देखो पॉलीसेकेराइड, इसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड। देखो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, स्ट्रेट चेन, यानी स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा, सीधी लंबी चैन होती है बेटा, लंबी चैन। चैन मतलब श्रृंखला। देखो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं बेटा, इसमें 2 टाइप के चैन मिलते हैं। एक तो पूरा स्ट्रेट सीधा चैन होगा, तो जो सीधा स्ट्रेट चैन आपको दिख रहा है ना, इसके बीच ये जो बांड बना हुआ दिख रहा है बेटा, इसी को एमाइलोज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एमाइलोज, एमाइलोज कहा जाता है बेटा। तो जो पॉलीसेकेराइड में जो स्ट्रेट चेन बनी होती है, स्ट्रेट चेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेटा। जैसे मान लो आपका एग्जांपल स्टार्च ले लो, तो स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च में ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं बेटा। तो जो स्ट्रेट चेन के बीच जो जिस बांड से वो जुड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, एमाइलोज कहा जाता है बेटा। और एक होता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब, अब जैसे ये मेन चेन था और इसके साथ अलग अलग क्या लग गई, ब्रांचेज लग गई बेटा, इसको एमाइलोपेक्टिन कहा जाता है बेटा।
एमाइलोपेक्टिन। तो दोनों नाम याद रखिएगा, स्ट्रेट चेन वाले में एमाइलोज होगा और ब्रांच वाले में इमाइलोपेक्टिन होगा। दीपक अब वो जब स्ट्रक्चर रहेगा तो पहचान पाओगे स्ट्रक्चर से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सब ये पहचान में आएगा बेटा। बाकी सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, थियरी है यहाँ, कोई बहुत स्पेशल नहीं है। भरसक प्रयास किया जा रहा है कि मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाए और कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाए कि लर्न कम करना पड़े। देखो स्टार्च क्या है, जो प्लांट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद पॉलीसेकेराइड में, चलो ये भी वही चीजें हैं कि जो ब्रांच चूंच दिया गया है, ठीक है। चलो ये सब उसी के बारे में दिया गया है, सेलुलोज वगैरह के बारे में। चलो यहां से देखो, अब एक टॉपिक देखो बेटा, जो हमारे पास शर्करा होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इसको बल्कि आप एमआई पे ट्रिक ही कर लो, बहुत बढ़िया यहां से क्वेश्चन आता है। शर्करा को उनकी अपचायक प्रवृत्ति, मतलब रिड्यूस करने की प्रवृत्ति के बेसिस पे हाँ बेटा आयुष। इसके बाद एक और चैप्टर है बहुलक यानी पॉलीमर्स, उसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू। देखो शर्करा को अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर बेटा दो भाग में बांटा जा सकता है एक होती है अपचायक शर्करा, जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और एक होता है बेटा अनअपचायक शर्करा, जिसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे फोकस करना। देखो हम यहाँ एमआई पे ट्रिक किए हुए हैं बेटा। आज फिनिश नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है अरे कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद वो सब भी है ना। आज कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे बेटा। देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो वे शर्करा जो फेलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है, अपचायक शर्करा कहलाती है बेटा। जो फेलिंग और टालेन विलयन को रिड्यूस कर देती है उनको क्या कहा जाएगा, अपचायक शर्करा। और जो रिड्यूस नहीं कर पाएंगी बेटा उनको अनअपचायक शर्करा कहा जाएगा। अब आपके सामने सबसे बड़ा दिक्कत ये आएगा कि जब ये ऑप्शन में आपसे पूछ देगा, ठीक है, ऑप्शन में दे के पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा अपचायक है और कौन सा अनअपचायक शर्करा है, तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा याद करने में। तो एक ट्रिक है, एक तरीका है जिससे कि आपको हम कुछ क्लू दे रहे हैं, मेहनत किया जाएगा। देखो पहली बात तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ये सभी अपचायक है बेटा। याद रखिएगा जितने भी मोनोसेकेराइड होंगे, फिर से सुनिए, जितने भी मोनोसेकेराइड हैं बेटा वो सभी रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब अपचायक शर्करा है। क्लियर हो गया। अगर मोनोसेकेराइड होगा तो रिड्यूसिंग शुगर जरूर होगा। एक क्लू मिल गया। हाँ बेटा पॉलीमर स्टार्ट होगा इसके बाद। चलो पहले इसको देखते हैं क्या ट्रिक है बेटा। अगर जिसके जो भी मोनोसेकेराइड होगा, सभी मोनोसेकेराइड जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बेटा। उसमें से डाइसेकेराइड जो होते हैं, तो दो ऐसे डाइसेकेराइड हैं, ठीक है। वैसे डाइसेकेराइड जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बेटा, अनअपचायक शर्करा होती हैं। लेकिन उनमें से भी दो ऐसे हैं बेटा जो कि क्या है, अपचायक शर्करा है। तो इसी वजह से क्या करता है वो पूछता है, उलझन बढ़ा दिया। अब सभी डाई वाले हो जाते तो कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन उसमें से दो ऐसे हैं जो कि क्या है, अपचायक है, अब बाकी सभी क्या है, अनअपचायक है। तो उन दोनों का नाम देखो, आपको उन दोनों का नाम दिखा दे। देखो यहां से
देखो अपचायक शर्करा लिखा गया है, सभी मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा होती हैं। फिर लिखा है कुछ डाइसेकेराइड जैसे माल्टोज और लैक्टोज, याद रखिएगा डाइसेकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज दो ऐसे डाइसेकेराइड हैं जो कि क्या होते हैं बेटा, अपचायक शर्करा। इसके अलावा सभी डाइसेकेराइड जो है वो क्या होते हैं, अनअपचायक शर्करा होंगी। अब बाकी तो आपको पाली ट्राई वाले ये सभी क्या होते हैं, अनअपचायक होते हैं। ठीक है, यही दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, याद रखिए पूरा मोनो अपचायक होगा और डाई में माल्टोज और लैक्टोज क्या होगा, अपचायक होगा। अब ट्रिक क्या है अपचायक और अनअपचायक पता करने का। मान लो कुछ ऐसे अगर आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप पता कैसे करोगे। पता करने का तरीका है तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मेन, जो कि आगे अभी समझाएंगे। बस याद रखिए अगर कार्बन के साथ जो मेन स्ट्रक्चर होगा एक ईथर वाला ग्रुप और उसी कार्बन के साथ एक OH ग्रुप और उसी कार्बन के साथ एक H ग्रुप, अगर इतना किसी भी कार्बन के साथ दिख गया रिंग में तो समझ लेना वो अपचायक शर्करा है बेटा। जब हम स्ट्रक्चर वो हैवर्थ प्रोजेक्शन और वो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां तुम्हें ये क्लियर होगा, वहां आपको हम पूरा बोध करा देंगे कि अपचायक है कि अनअपचायक है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखो किसी एक कार्बन के साथ अगर ईथर मिल जाए, ईथर का मतलब ये होता है कि इस कार्बन से ऑक्सीजन हो और इसके साथ फिर कोई कार्बन हो, तब तो ये ईथर है। ईथर भी होना चाहिए, एक OH भी होना चाहिए और उसी कार्बन से H भी, यानी अगर ये तीनों दिख गए बेटा तो तुरंत बता दो ये कैसा शर्करा होगा, अपचायक होगा। और तीनों नहीं दिखा तो तुरंत बोल दो अनअपचायक शर्करा होगा बेटा। चलो बाकी चीजें हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां ज्यादा क्लियर होगा, उस समय याद दिलाना इसको, ठीक है। चलो तो वही चीजें यहाँ लिखा गया है, एक ही कार्बन पे हो। अनअपचायक में डाइसेकेराइड, सभी डाइसेकेराइड होते हैं, इनको छोड़ के वो क्या होता है, जैसे सुक्रोस है तो ये क्या होता है, अनअपचायक होता है। अब देखो बेटा अब यहां से ये तो रहा। अब इसके बाद चलो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, अभी तक का जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उस टॉपिक से यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग कर लो, इसके बाद कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से, या तो ऐसा करते हैं बेटा पूरा क्वेश्चन अब आप लोग इसको होमवर्क के टाइप से घर पे सॉल्व कीजिएगा बिना देखे, ठीक है। अरे इसमें से वही क्वेश्चन है जो अभी आपको टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे ही क्वेश्चन है। जैसे पहला है सभी शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो याद कर लो कि अभी ट्रिक दिए थे ना सत्य प्रभात, अरे बेटा आपको ट्रिक दिए थे कि घरों में हम कौन सी शर्करा यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है। तो देखो हम नहीं बताना चाहते, हम सोच रहे हैं कि जो थियरी पढ़ा रहे हैं भाई पूरी थियरी है, तो थियरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसा दें जो कि आप लोग खुद से करके एक बार चेक करो, अपने आप को चेक करो कि आ रहा है कि नहीं। चलो अच्छा, प्रकृति में सर्वाधिक बहुलता वाला कार्बोहाइड्रेट है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, सेलुलोज। इस क्वेश्चन को लाइट में मत लेना बेटा, आसान में मत लेना, बहुत कंफ्यूजन होगा, सब मिलता जुलता क्वेश्चन है ठीक है, एक बार देखो उसके बाद हम कराएंगे। आगे है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है। देखो अगर जो लोग ध्यान से शांति से थियरी सुने होंगे उनको ये सब आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है, OH, CO, CHO, उपरोक्त सभी। चलो निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सेलुलोज, स्टार्च, मोम, गेहूं का आटा, ठीक है
आ रहा है तो अच्छी बात है, वैसे बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलो आगे देखो, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। देखो अभी रिड्यूसिंग वो वाला आपको पॉलीसेकेराइड और उस सब बता रहे थे ना, तो हर एक देखो टॉपिक जितना आपको समझाया गया है, हर एक टॉपिक का कुछ मतलब है। और देखो ऐसे क्वेश्चन उन सब टॉपिकों पे बन रहे हैं बेटा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, निम्न में से कौन सा यौगिक एक डाइसेकेराइड नहीं है। यानी अब आप डाइसेकेराइड जानोगे तो इसको ट्रिक कर पाओगे। निम्न में से डाइसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड होगा, अभी सब बनाया गया है। निम्न में से डाइसेकेराइड है, अब इसमें से कौन डाइसेकेराइड है, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। अच्छा आगे, दूध में उपस्थित शर्करा डाइसेकेराइड है, इसमें से कौन है। आप लोग याद करो, इसको एमआई पे ट्रिक कराए थे कि दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड है, तो वो कौन है इसमें से। उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज इस वर्ग से संबंधित नहीं है, एल्डोज, कीटोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, मोनो। याद करो ग्लूकोज का भी दूसरा नाम आपको बताए थे। रंजना बेटा आंसर आप लोग करो, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अभी आपको थियरी में हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, अभी थियरी में ये सब टॉपिक पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा देखना चाहते हैं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पूरा कर लेना, कल इसका आंसर हम बताएंगे। चलो आगे, पहले एक आइडिया ले लो कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है पूरे। आगे देखो, CHO समूह वाले मोनोसेकेराइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्टार्च। इसका बहुलक है, किसका बहुलक है, स्टार्च। चलो ये बता देते हैं, ये ग्लूकोज का होगा। ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट मिलके स्टार्च बनाते हैं। वैसे एक बार खुद से पहले ट्राई करो, दिमाग पे जोर डालो। अब यहां से देखो, अब यहां से हम लोग देखो बेटा, अच्छा ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। चलो इसके बारे में, अब ग्लूकोज के संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा देवानंद, सारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। सत्य प्रभात कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ, अच्छे से सब आ रहा है, सब लोग कमेंट करो तो। राजेश, हाँ बेटा कमेंट आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो तो ये क्लियर हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन इससे नहीं कराया ना कि वो जितना टॉपिक पढ़ाए उसी से 2-2 3-3 क्वेश्चन रख दिए थे। चलो कमेंट करो जल्दी से, क्या ये टॉपिक पूरा क्लियर हो रहा है। नेहा कुमारी, प्रीति, अब बेटा इसी तरह मन से पढ़ो, एकदम क्लियर होगा। शिवांगी, चलो चलो बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं इस पे। अरे बेटा बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं बेटा। देखो देखो बेटा, पहले हम लोग अब सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज पे। किस पे बात करेंगे, ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क है बेटा, ग्लूकोज में एल्डिहाइडी ग्रुप होता है और अच्छा साइना जो नहीं आ रहा है उसको बाद में डील किया जाएगा बेटा। चलो, ग्लूकोज में एल्डिहाइडी ग्रुप होता है, ठीक है, और फ्रक्टोज में कीटोनी ग्रुप होता है बेटा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पहले ग्लूकोज पकड़ते हैं। याद रखो ग्लूकोज में 6 कार्बन, पहले आप लोग 6 कार्बन बनाओ, 2 3
4 5 6, देखो 6 कार्बन हो गया। इसके बाद बेटा सबसे लास्ट वाला कार्बन CH2OH, ऊपर वाला कार्बन पे एल्डिहाइड होता है बेटा CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है बेटा। अब देखो बाकी बच गए, देखो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4, ठीक है, नहीं यहां से काउंट करेंगे। यहां कार्बन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, देखो फिर से बना दे रहे हैं, देखो C डबल बॉन्ड O और H, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, ये 1 नंबर कार्बन है। 2 3 4 5 6 वाले कार्बन पे CH2OH। अब ध्यान दो बेटा, कभी भी ग्लूकोज का आपको बनाना है तो पहला कार्बन और दूसरा ये लास्ट वाले कार्बन पे ये फिक्स कर दो, इसके बाद सेकेंड कार्बन पे पहले OH लगाओ, इसके बाद थर्ड वाले कार्बन पे एंटी साइड OH लगाओ, ठीक है, फिर इस कार्बन पे इस साइड OH लगाओ और यहां भी OH लगा दो। देखो तरीका समझ में आया। हमने क्या किया, इन दोनों को फिक्स करके पहले कार्बन पे OH और दूसरे पे एंटी साइड, तीसरे पे फिर एंटी साइड और चौथे पे उसी साइड लगा दिया। अब बाकी जगह को हम H से बना दिए, देखिए यहाँ H तो यहाँ H और यहाँ भी H और यहाँ भी क्या हो गया H, यही बन गया बेटा ग्लूकोज। यही संरचना किसका है, ग्लूकोज का है बेटा। अब ग्लूकोज में भी देखो बेटा 2 टाइप के आपको ग्लूकोज मिलेंगे वो डिसाइड होगा, कार्बन नंबर 5 वाला को ध्यान से देखना, 5 नंबर वाले कार्बन को ध्यान से देखना। देखो अगर ये 5 नंबर वाला कार्बन बेटा, इस पे अगर OH, ठीक है, अगर OH दाहिने साइड होगा बेटा तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा। वो क्या होगा बेटा, अल्फा डी, या इसको हम डी ग्लूकोज बोलेंगे। फिर से सुनो, इसको क्या बोला जाएगा, डी ग्लूकोज। पहचान करने का तरीका क्या बता दिए बेटा, 5वें वाले कार्बन को पकड़ो, अगर इसमें OH किस साइड हो, दाहिने साइड हो तो वो डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। अगर ये बाएं साइड निकल गया तो उसको क्या बोला जाएगा, एल ग्लूकोज। दाहिने साइड रहेगा तो डी ग्लूकोज, बाएं साइड रहेगा तो एल ग्लूकोज। कौन सा OH, 5वें नंबर वाला कार्बन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये होगा कैसे, दाएं बाएं कैसे होगा, तो यहीं से इसका मिरर इमेज बना दो बेटा, यहीं से क्या बना दो, यहां मिरर रख दो। तो जब मिरर रखेंगे तो देखो इमेज कैसे बनेगा, यहां से पहले तो देखो यहां हमारे पास अगर मिरर इमेज बना रहे हैं तो ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड इस साइड तो H इस साइड, ये हो गया हमारा। बताओ दूसरा कार्बन ये है तो OH यहां आ जाएगा और H इस साइड आ जाएगा। इस कार्बन पे देखो H इस साइड आएगा तो OH इस साइड आएगा, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे OH इस साइड आएगा तो H आएगा इस साइड, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन को देखो तो OH यहाँ आएगा तो H यहाँ आएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2OH। देखो ये इसका मिरर इमेज है। अब हमको अब आपको क्या कह रहे थे, 5वां वाला कार्बन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये कार्बन। इस कार्बन देखो OH यहाँ कहाँ है, दाएं साइड है, यहाँ कहाँ है, बाएं साइड है। अगर दाएं साइड रहेगा तो डी ग्लूकोज, बाएं साइड रहेगा तो एल ग्लूकोज बोलेंगे बेटा। हाँ उसी को प्लस अरे बेटा वही प्लस होता है दीपक, वो रोटेशन होता है ना, डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन, ठीक है। चलो अब इसी से ये ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, अब ध्यान से समझना यहां थोड़ा। अब इसमें एक फीसर प्रोजेक्शन है और एक हेवार्ड का फार्मूला स्ट्रक्चर है बेटा। जो ये स्ट्रक्चर है इसको अब हम लोग कैसे समझेंगे, तो बस 1 मिनट लगेगा, आप इजीली समझ पाओगे। ये सब स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे, टेंशन न लो, ठीक है, सबको आ जाएगा। देखो करना क्या है, आप यहां से देखो हमारे पास ये कार्बन
इसके बाद ये कार्बन, ये सभी क्या है, कार्बन है। 6 कार्बन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ क्या होगा, CH2OH। ये हमारे पास, देखो हम बना लेते हैं अलग से। ये हमारे पास क्या है, CHO है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और 6 पर CH2OH है। 1 मिनट बस ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट बड़ा इजीली क्लियर होगा। ये इस स्ट्रक्चर से ही वो स्ट्रक्चर आपका बनेगा बेटा। कैसे बनेगा, तो अब यहां आपका मेन काम होगा 5वां वाला कार्बन। पहले लिख लो, जब यहां OH लिखेंगे तो यहां फिर OH होगा, उसके बाद यहां OH होगा, और OH यहां भी आ जाएगा, यहां H, यहां भी क्या होगा, देखो 2 बॉन्ड बनाया ना, तो यहां भी क्या आएगा, H आएगा, यहां भी H आएगा, और यहां भी H आएगा। ये ग्लूकोज बना। अब थोड़ा सा समझना बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, रेड यूज कर रहे हैं। देखो अब एक चीज ध्यान देना, इसमें ये स्ट्रक्चर बना कैसे, फिर 5वां वाला कार्बन पे फोकस करो। देखो इस 5वें वाले कार्बन पे, देखो इस 5वें वाले कार्बन पर हमारे पास क्या है बेटा, O है और H है, ठीक है। समझो यहां भी इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लगा है बेटा, H लगा है, CHO, एल्डिहाइड है बेटा। अब समझो यहां से देखो ऑक्सीजन और कार्बन को ध्यान से देखो। अभी ऑर्गेनिक में बहुत सारा मैकेनिज्म आपको कराते हम आ रहे हैं बेटा। उसमें से देखो, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी फील हो रही है बेटा, तो इसकी मदद कौन करेगा, तो मदद करेगा जो 5वां नंबर पे कार्बन है, इस ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब आप कहोगे कि यही कौन क्यों कर रहा है, तो यहां से करने में स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा बेटा। इस वजह से अब ये ऑक्सीजन जो इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। देखो इसको डोनेट करेगा बेटा, जैसे ही डोनेट करेगा वैसे ही मतलब बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन देखो, कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, जैसे ही बनाएगा ऑक्सीजन तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड हट गया, तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ गया बेटा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहां चार्ज क्या है, पॉजिटिव का, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके अपना पॉजिटिव वाला चार्ज हटाना चाहेगा। तो अब H जो है प्लस के फॉर्म में जाके किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। तो इसी चीज को हम यहां इस तरह से दिखा सकते हैं, देखो और इजिली दिखा सकते हैं कुछ इस साइड से। देखो ऑक्सीजन को आप बना दो यहां, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो H कहां गया बेटा, तो देखो यहां पे हम मिटा दे रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन था और उसके साथ H जो यहां H था वो आके यहां पे जुड़ गया। तो देखो ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो यहां से ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी को फ्रेशर, ठीक है, स्ट्रक्चर का फीसर, इसको फीसर प्रोजेक्शन इसी को कहा जाता है बेटा। हुआ कुछ नहीं है, 5 वाला कार्बन से जो ऑक्सीजन लगा था वो लोन पेयर यहां दिया है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके हटा, नेगेटिव आया, तो ये H जाके इसके साथ जुड़ गया, और कुछ नहीं हुआ। यही चीज देखो यहां पे बना के दिखाया हुआ है बेटा, इसी को फीसर प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अब इस फीसर से ही अब क्या बना दोगे, अब इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है बेटा, हैवर्थ। हैवर्थ, देखो हैवर्थ आप बनाओगे कैसे, और वो जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वाला बता रहे थे वो देखो यही क्लियर कर लोगे। आप बताओ कार्बन कितने थे हमारे पास, 6, तो 6 कार्बन के लिए कैसा बनाओ, देखो
अब बताओ यहाँ कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, जितना कार्बन का रहेगा उतना यहाँ बनाएंगे बेटा। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का पोजीशन ध्यान दो, बस यही लास्ट है। ऑक्सीजन किससे जुड़ा है बेटा, देखो 1 नंबर वाला कार्बन से भी जुड़ा है और 5 नंबर वाला कार्बन से भी जुड़ा है बेटा। यानी ऑक्सीजन तो 2 कार्बन से जुड़ा है, 5 नंबर और 1 नंबर। तो इसमें ऑक्सीजन को एक ऐसा जगह दे दो, देखो ऑक्सीजन को एक ऐसा जगह दे दो, हम यही वो जगह दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 1 नंबर कार्बन, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ देखो 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो अब देखो ये ऑक्सीजन 1 नंबर से भी जुड़ा है, 5 नंबर से भी जुड़ा है, ठीक है। अब समझना, अब यही ट्रिक है बेटा। देखो अब क्या करो कि इसके पास अब आपको जोड़ना है, देखो यहां ये ग्रुप बस लगाना है। अब कैसे लगाओगे, तो इसमें से ध्यान दो, जो इस रिंग के अंदर रहेगा बेटा, ध्यान से ट्रिक समझना, जो रिंग के अंदर रहेगा उसको आप नीचे लिखना और जो रिंग के बाहर रहेगा उसको ऊपर लिखना, बस। देखो अब आप बताओ पहला वाला कार्बन कहाँ है, देखो ये पहला वाला कार्बन। अब इसमें देखो यहां से फर्स्ट कार्बन का जब भाई बना डालोगे तो OH तो आपका रिंग के अंदर ही आ गया ना बेटा। देखो OH कहाँ आया है, रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर है तो फर्स्ट कार्बन पे OH को नीचे लिखो, ठीक है। रिंग को कहाँ लिखेंगे, नीचे। अच्छा तो H को कहाँ लिखोगे, ऊपर। चलो ये क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। इसी तरह बताओ सेकेंड कार्बन को पकड़ो, देखो ये सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन के साथ देखो सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ है बेटा, रिंग के अंदर है, यहां से देख लो सेकेंड वाले पे OH रिंग के अंदर है, तो सेकेंड वाला पे OH कहाँ लिखोगे, नीचे, तो H कहाँ लिखोगे, ऊपर। अब तीसरा कार्बन को देखो, रिंग के अंदर H है तो आप नीचे H लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, OH। इसी तरह 4 नंबर कार्बन में देखो OH नीचे है तो OH नीचे लिखोगे, तो H लिखोगे ऊपर। 5 नंबर वाला कार्बन पे बहुत बड़ा ग्रुप लगा है CH2OH, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है CH2OH, तो बड़ा ग्रुप को ऊपर कर दो, तो बड़ा ग्रुप क्या हो गया बेटा, ऊपर हो गया CH2OH। और छोटा ग्रुप क्या है, छोटा ग्रुप यहाँ पे क्या है बेटा, H है ना, तो H को कर दो नीचे। देखो यही हैवर्थ प्रोजेक्शन है बेटा यही हैवर्थ प्रोजेक्शन है साहिना एक ट्रिक है बेटा, जो देखो रिंग के जो अंदर आ रहे हैं उनको उस कार्बन पे नीचे रखो और जो बाहर है उनको ऊपर रख दो। देखो यही करके हमने प्रोजेक्शन बना दिया, हैवर्थ प्रोजेक्शन बेटा। इसी को बोला जाता है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज है बेटा, यही अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ, अब सब लोग बना लोगे। देखो यही ने काम किया है, देखो इसको 5 नंबर पे रखा, 1 नंबर पे H को ऊपर OH नीचे, देखो H बाहर है तो ऊपर और अंदर है तो OH नीचे। यही देखो हर कार्बन पे कर दिया और इसका नाम क्या दिया, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा एक यही से इंटरेस्टेड चीज और आपको बता दे बेटा, अब एक चीज और बता दे, बीटा डी ग्लूकोज का कैसे बनाओगे मालूम है। देखो बीटा डी ग्लूकोज यहीं से बन जाएगा, देखो केवल इसी 1 नंबर वाले कार्बन को रोटेट कर दो बेटा, OH को ऊपर और H को नीचे कर दो तो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। देखो 1 नंबर वाले पे हम क्या करते, ये 1 नंबर वाला है, अगर OH को ऊपर कर दिए और H को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, अब बाकी सारी चीजें वही रहेंगी तो वो बीटा डी ग्लूकोज है बेटा। आप देख लो यहां देखो बीटा डी ग्लूकोज का बनाया है, किया क्या बेटा, यहां कुछ गड़बड़ है क्या, HOH OHH CH2OH,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है बेटा, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज में OH ऊपर और H नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे OH ऊपर और H कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा बस बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अरे भाई आज कोई कमेंट नहीं किया है कि टाइम हो गया। देखो बेटा टाइम हम लोगों का ज्यादा हुआ लेकिन कोई कमेंट नहीं किया। हाँ चलो, तो ये रहा बेटा हम लोगों का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में इसको कहा जाएगा फीसर, फीसर प्रोजेक्शन, और इसको कहा जाएगा हैवर्थ। अब अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है आज बंद करते हैं, टाइम सही, टाइम ज्यादा हो गया है। अच्छा नींद आ रही है, चलो ठीक है।